नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की, जहां 38 भवनों पर प्रस्तावित कार्यवाही को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसके बाद रुक करेंगे झांसी का, जहां कैफे में खाना खाने पहुंचे एक युवक को अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं मुरादाबाद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के सम्मान व सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्यवाही की मांग उठाई है। और दिखाएंगे प्रयागराज से खबर, जहां एसडीएम ने सरकारी खाद की दुकानों का औचक निरीक्षण कर किसानों से व्यवस्था का फीडबैक लिया और अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। देखिए यूपी बुलेटिन। गोंडा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मसूद आलम खान ने मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को संबोधित ज्ञापन भेजकर रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे हजारों छात्र छात्राओं की शिक्षा और भविष्य प्रभावित होगा। मसूद आलम खान ने अपने ज्ञापन में कहा कि वर्ष 2006 में स्थापित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रशासन ने विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों को कथित रूप से मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रस्तावित कार्यवाही होती है तो इससे न केवल विश्वविद्यालय का शैक्षणिक ढांचा प्रभावित होगा, बल्कि हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई, शैक्षणिक सत्र और भविष्य पर भी असर पड़ेगा। क्या है मामला? देखिए, अभी पिछले दिनों रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय को के 40 भवनों में 38 भवन ये कहकर कि उसका मानचित्र पास नहीं है, उसके ध्वस्तीकरण का आदेश वहाँ के जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। उसके विरोध में आज गोंडा जिला की समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, हम सब लोगों ने मिलकर के प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आयोग को जिलाधिकारी गोंडा के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है कि अगर विश्वविद्यालय के भवन 38 मतलब यह पूरा विश्वविद्यालय गिरा दिया जाएगा तो देश में शिक्षा का पहले से भी हमारी एजुकेशन बहुत कम है इस देश में, और एक इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी है सिर्फ इसलिए कि उसके मानचित्र नहीं पास हैं उसे गिरा दिया जाएगा। ये खेदजनक है। हम सरकार से आज ये मांग करने आए हैं कि उनको समय दे करके जो उनके कागजात हैं उसे दुरुस्त करने का सही समय दिया जाए और उसे ध्वस्तीकरण से रोका जाए। क्या पहले बनने के पहले उस पर नहीं सरकार द्वारा लिया गया था? देखिए, जब वो बना था 2006 में, तब वो ग्राम पंचायत में थी, गांव सभा में था। आज के तारीख में वहाँ पर आरडीए मतलब रामपुर डेवलप अथॉरिटी अभी आई है। जब बना था तो गांव सभा में। आप बताइए, गांव सभा में जितने मकान बने हैं, जितने स्कूल बने हैं, जितने इंस्टीट्यूट बने हैं गांव सभाओं में, किसका मानचित्र पास है? और गांव सभाओं को छोड़िए, हम कह रहे हैं कि मैं थॉमसन से इंटर किया हूँ, ग्रेजुएशन एलपीजी ये जो लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज से किया है, क्या इसके मानचित्र पास है? तो इस तरह से अगर भेदभावपूर्ण आप रखेंगे तो देश गिराना पड़ेगा। कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी गिराओगे भाई? ये बड़ी कोई चूक नहीं है। हाँ, ये इसका समय दे और कॉलेज प्रबंधन उसको पूर्ण करेगा। ये आदेश राजनीति से कितना प्रेरित लग रहा है? 100% राजनीति से प्रेरित है। न होता तो 22 यूजीसी ने 22 यूनिवर्सिटी को अवैध घोषित किया है पूरे देश में। यूजीसी ने 22 यूनिवर्सिटी को अवैध घोषित किया पूरे देश में। उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये तो वैध घोषित है यूजीसी की तरफ से। तो जाहिर सी बात ये है कि ये राजनीतिक प्रदंता या शिक्षा, चूंकि वो आजम खान ने बनाया है या उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अली जौहर है, जो भी हो, मतलब इसके जो भी इंटेंशन हो, मतलब जाहिर सी बात है कि सरकार विद्वेष की भावना से काम कर रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो वहाँ विद्यार्थी हैं उनके पढ़ाई पर ये बुलडोजर माना जाए? बिल्कुल माना जाए, उनके पढ़ाई पे माना जाए, छात्रों के भविष्य पे माना जाए। आप देख लीजिए, ये सरकार तो देश में छात्रों के खिलाफ ही है। ये नहीं पढ़ने देना चाहती कि पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे, सवाल करेंगे, तो ये सरकार शिक्षा के ही खिलाफ है। ठीक है। गोंडा से सीनू संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। झांसी के लाइट चौराहे के पास स्थित डीमेट किचन कैफे में उस समय सनसनी फैल गई जब खाना खाने पहुंचे एक युवक को अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार घायल की पहचान संजय सिंह के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमलावर की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। देखिए, थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति जो मुंशी का काम करता है, उनका नाम है संजय यादव। उनको वो और उनके करीब 4 दोस्त जब बैठ के यहाँ पर खाना खा रहे थे तो एक व्यक्ति पीछे से आया था और उनको कट्टा या तमंचा से उन्होंने मारा है और फिलहाल वो इस समय पे मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। हम लोग उसको मतलब कंडीशन उनके लगातार मतलब हम देख रहे हैं। टीम्स हमने मतलब थाना और सर्किल लेवल पे और हमारे एसओजी भी लग गई है। कुछ अहम सुराग भी मिल गए हैं। जितना जल्दी हो सके इसका त्वरित निस्तारण करेंगे, आपको अवगत भी कराएंगे। गोली चलाने वाले कितने लोग थे? गोली अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर जो मौखिक साक्ष्य है, जो चश्मदीद गवाह है, इन्होंने कहा कि गोली चलाने वाला एक ही व्यक्ति था जो रेस्टोरेंट के 2 रास्ते हैं। एक रास्ते से आया और ऐसे आम जनमानस टाइप का आया और तत्काल वहाँ पर वो जो संजय यादव जो बैठा था उनको गोली मारा और तत्काल दूसरे रास्ते से भाग गया। फिलहाल फुटेजेस वगैरह चेक किया जा रहा है और बाकी अन्य चीज़ें भी चेक किया जा रहा है। वो 5 लोग खाना खाने आए थे। नॉर्मली रेस्टोरेंट जैसा चलता है, ना कोई उससे पहले कोई घबराहट थी ना कुछ था। वो नॉर्मली खाना खाने आए, नॉर्मली खाना 5 लोग आए थे। उनमें से एक लड़का आया, उम्र का कोई अंदाजा नहीं है। उस आदमी की उम्र 35 से 40 साल थी। तो वहाँ पे उनको गोली लगी और वो लड़का यहाँ से भागा और वो आदमी वहीं गिर गया। आपको लगभग कितने समय से रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे? मैं कितने बजे से यहाँ पे था? रेस्टोरेंट पर वो लोग जिसे गोली लगी 20 से 25 में खाना हो ही चुका था उनका कंप्लीट। तो आए कहाँ से आए? 5 लोग थे, हमें नहीं पता कहाँ से आए थे। कौन? ये तो हमने कुछ ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था। ये देख, के लोग थे कि बाहर का आदमी आया खाना खाने? नहीं, जो मानने वो बाहर से आया था। हाँ जी, लगे हुए हैं। हाँ जी। ये अभी कहाँ पे? खाना खाने जो आए थे 5 लड़के थे। तो आपके होटल में सिक्योरिटी का है कुछ इंतजाम? हाँ जी, गार्ड के पास है सब चीज़ें। कुछ हथियार वगैरह की चेकिंग? नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत, झांसी। मुरादाबाद में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अति दलित समाज के खिलाफ कथित जाति सूचक एवं आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले पर सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। जिलाध्यक्ष एवं मंत्री प्रतिनिधि रवि चौधरी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि कमजोर वर्गों के सम्मान, संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाए। सुबह सपा ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित एवं अति दलित वर्गों की सुरक्षा और सम्मान के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा नवाबपुरा क्षेत्र में चिन्हित लगभग 2000 मकानों के मामले में पुनः निरीक्षण कर स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लेने की मांग की गई। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ये प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में है और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मांग है, जिन नेताओं ने, एमपीओ ने, विधायकों ने दलित समाज के ऊपर टिप्पणी की है उनके खिलाफ एक्ट का मुकदमा दर्ज हो। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मांग करती है। दूसरा मुद्दा है हमारा, नवाबपुरे में भी करीब 2000 मकानों पर निशान लगाए हैं मकान तोड़ने के लिए, चौड़ी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो आते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूँ कि मकान तोड़ने से पहले एक बार जितने जनप्रतिनिधि हमारे मुरादाबाद के हैं सबको एक साथ बिठाया जाए, उनसे बैठक की जाए, उसके बाद में आगे कार्रवाई की जाए। अगर 80-90 साल से जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके मकान टूट जाएंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे, ये हमारी प्रमुखता से मांग है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी का मकान टूटने नहीं देगी। अगर तोड़ोगे मकान 80-90 साल पुराना इनका, तो रहने की इनकी व्यवस्था कहीं करनी पड़ेगी जैसा है। तो आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन ये दिया गया, हमारी जो मांग है 8 सूत्रीय ज्ञापन दिया है, हमारी मांगें मानी जाएंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब पहुंचेगा हमारा ज्ञापन, देखो उसको आगे क्या होता है। 8 सूत्रीय मांगों में कौन कौन सी मुख्य मांगे आपकी? मुख्य मांगे नवाबपुरे के मकानों को लेकर है और दूसरा एक्ट का मुकदमा। अखिलेश यादव से किस बात को नाराजगी? अखिलेश यादव से नाराजगी नहीं चल रही। अच्छा देखिए, अब अखिलेश यादव ने अभी 15-20 दिन पहले मैं वाइट देख रहा था, अखिलेश यादव ने बोला है जितने बड़े बड़े विभाग हैं, वहाँ स्वर समाज के लोग बैठे हैं, स्वर समाज में आते हैं ठाकुर ब्राह्मण, उनसे उन्हें एलर्जी है। नीचे है एससी, अगर एससी का और मुसलमान कहीं अच्छी पदवी बैठे तो उन्हें दिक्कत है।
समाजवादी की तो ये इच्छा पहले से ही रही है कि मुस्लिम समाज को और दलित समाज को दबा के रखा जाए। कोई भी मुस्लिम समाज आज तक आपने देखा समाजवादी के किसी महत्वपूर्ण पद पे है? मैं तो कहता हूँ अखिलेश जी से अगर मुस्लिम प्रेम इनमें है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो किसी मुस्लिम को। पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए है का परिवारवाद है वो। कोई जितने मुस्लिम उत्तर प्रदेश में है, कोई एमपी सांसद हैं ज़्यादा, 1 या 2। उसके अलावा यादव जी के परिवार में देखो अखिलेश के सब एमपी विधायक रह चुके हैं। कोई चेयरमैन है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, किसी न किसी पद पे हैं। तो कह रहा मुसलमान और यादव हमारे साथ है और मुस्लिम साथ नहीं है अब की बार, भूल जाए। हम तो कह रहे हैं मुस्लिमों साथ हम भी हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा अब की बार मुस्लिम का बना दें अखिलेश जी। अखिलेश जी घोषणा कर दें कि किसी मुस्लिम को अब की बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये होने नहीं देंगे ना। हम तो कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी मुसलमान बना दो, तुम्हारी पार्टी का परिवार के चलेगा। राम गोपाल वो, शिवपाल वो, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश। और मेन बात यह है, जिन्होंने अपने बाप को धक्का देकर कुर्सी छीन ली हो, वो क्या मुसलमानों को, क्या ब्राह्मणों को, क्या दलितों को होंगे? वो तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट कीजिए। जंतर मंतर से देखो, जंतर मंतर से कोई मतलब नहीं। जंतर मंतर देखिए, छात्रों को मांग करनी थी। ये छात्र वहाँ आराम से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहाँ दाएं बाएं कांग्रेस है, हमारे भीम आर्मी वाले वहाँ पहुँच गए, देखा आपने, समाजवादी के पहुँच गए। तो छात्रों का आंदोलन कहाँ है? इसमें देखिए आप नेट द्वारा मैंने देखा है, लेडीज़ पत्रकार है, विदेशी पत्रकार है वो, जहाँ बांग्लादेश में भी दंगा हुआ था वहाँ भी पाई गई है वो, और अब भी पाई गई है। इन्हें जो खर्चा हुआ है धरना प्रदर्शन का वो कहाँ से आया? फंडिंग विदेशी है इनके पास। अबे छात्र कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं? बताइए आप, छात्र कहीं लड़ाई? आपने देखा शिक्षा का जो मंदिर है, छात्र वहाँ पढ़ने जाता है, उनकी मांग थी शांतिपूर्ण, लेकिन इन लोगों ने उस मांग को ऐसा कर दिया कि पूरे दिल्ली को उन्होंने दंगा उसमें धकेल दिया। पुलिस की कितनी गाड़ी टूट फूट हुई है, कितने लोगों के साथ बदतमीजी। एक भाई को मैंने देखा लेडीज़ पत्रकार के साथ बदतमीजी कर रहे थे वो। ये कहाँ छात्र थे? ये गुंडे थे समाजवादी पार्टी के। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना तहसील क्षेत्र में उपजिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सरकारी खाद की दुकानों का निरीक्षण कर किसानों से खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अनियमितता मिलने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी। एसडीएम संदीप तिवारी ने रामपुर, करछना समेत कई गांव में स्थित साधन सहकारी समितियों का निरीक्षण कर उन्होंने किसानों से बातचीत कर खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था का फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान सभी समिति संचालकों को निर्देश दिए गए कि शासन के निर्धारित मानकों के अनुसार ही किसानों को खाद का वितरण किया जाए। निरीक्षण के बाद एसडीएम ने लेखपालों के साथ बैठक कर आगामी जनगणना को लेकर प्रशिक्षण एवं तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्यवाही को लेकर सियासत तेज हो गई है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के लगभग 28 विधायक और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे यूनिवर्सिटी पहुंचे और प्रेस वार्ता कर सरकार पर राजनीतिक द्वेष से कार्यवाही करने का आरोप लगाया। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए बनाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से संस्थान को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कार्यवाही नहीं रोकी गई तो विपक्ष राज्यपाल से मुलाकात करेगा और न्यायालय का भी रुख करेगा। समाजवादी का काफिला लेके क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, मैं आया हूँ इसलिए कि जौहर यूनिवर्सिटी हमारे माननीय नेता आजम खां के द्वारा बनाई गई थी और ये इस क्षेत्र के शिक्षा का बड़ा भारी माध्यम था। सरकार ने किसी न किसी प्रकार से इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने की कोशिश की है और उसका एक अंश है कि यहाँ के जिलाधिकारी ने यहाँ के कुछ बिल्डरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। हम आए हैं, हम डीएम से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने ध्वस्तीकरण के आदेश को वापस लीजिए। अच्छा, सरकार समाजवादी पार्टी इतनी देर से क्यों जागी जब आजम खां की यूनिवर्सिटी पर इतना बड़ा मामला हो गया है ध्वस्तीकरण को लेके? अब सो के जागी, उसको लेके क्या कहेंगे? 2027 का चुनाव देखिए, ये विधानसभा आएगी तो इस पर बड़े पैमाने पर हम लोग करेंगे, बहस करेंगे, सरकार को घेरेंगे, उनके नैतिक कामों के बारे में बात करें। अब नहीं। अभी आजम खां जेल में है, उनकी रिहाई को लेके किस तरीके से? उनकी रिहाई के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अच्छा माता जी, क्या कहेंगे कि 2 भवन सिर्फ जो है वो नक्शे से बने, बाकी 38 भवन बिना नक्शे? देखिए, वो और जो है जिस तरीके से शिक्षा का हनन कर रही है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि सरकार बच्चे जो है, जो शिक्षा जो है, समानता का अधिकार है इसमें बच्चों के लिए। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि इनके हर बार पेपर लीक हो जाते हैं। इन्होंने पूरे अपनी राजनीति करने के लिए इन्होंने शिक्षा पे जो वार किया है सबसे ज्यादा गलत वार किया है। क्योंकि बच्चे आप देखिए, माओ की एक ही इच्छा होती है, मैं माँ बन के आज यहाँ पे आई हूँ, माओ की एक ही इच्छा होती है कि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, मगर बच्चे पढ़ लिखने के बाद भी सुसाइड कर रहे हैं बनने की जगह। तो मैं सरकार से, मठ में रहने वालों से और योगी जी और मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि आप लोग शादी अभी भी करिए और बच्चे पैदा करिए और बड़ा करिए, फिर आपको पता चलेगा कि बच्चों का प्रेम क्या होता है। जो लोग कहते हैं परिवारवाद, अरे परिवारवाद से ही हमारा जो है भारत समझा जाता है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वहाँ लाठीचार्ज महिलाओं पे हो रही है, कन्याओं पे, छोटे छोटे बच्चों पे लाठीचार्ज जिस तरीके से करी गई है, ऊपर चढ़ के इन्होंने इनके जो भी इनके भाजपा के जो लोग हैं चप्पल पहन के और अलग उसमें पुलिस का वो ले लेके जो बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इतना मार रहे हैं। आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। मैं बिल्कुल सरकार का विरोध करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी और अपने बच्चों को भी बताऊंगी कि इस सरकार को कभी भी वोट मत करना, चाहे कुछ हो जाए। और मैं हर उस माँ से कहना चाहती हूँ जिनके बच्चे हैं और पढ़ना कि वो भी आए सड़कों पे। अगर उनके बच्चे सड़क पे बैठ सकते हैं तो माएँ भी सड़कों पे आ सकती हैं। अच्छा, रामपुर आपका डेलीगेशन आया है, क्या बातें हुई हैं यहाँ पर, क्या चर्चा हुई है? चर्चा यही हुई है कि किस तरीके से हमें शिक्षा को बचाना है और ये यूनिवर्सिटी जो तोड़ने का इन्होंने किया है, ये हम इसको बचाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि यूनिवर्सिटी नहीं तोड़ने देंगे। जब तक ये करते रहेंगे हम सड़कों पे बैठे रहेंगे बच्चों के साथ। माएँ भी अब सड़कों पे आएंगी और मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि सबकी माएँ इस बार सड़कों पे आएंगी। और ये शिक्षा इतनी मुश्किल से एक ईंट जोड़ के शिक्षा का किया जाता है। ये बुलडोजर बाबा खाली बुलडोजर चला के हर चीज़ को तोड़ रहे हैं। मकान किसी को दिला नहीं सकते, शिक्षा दिला नहीं सकते, केवल दारू की दुकानें खुली हैं हर गली मोहल्ले। और जो पास में स्कूल तो सारे बंद कराए गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से और जनता से जो अंधभक्ताई में है, क्या ये बच्चे सुसाइड करेंगे? क्या एक समय के बाद के तुम्हारे बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे? तुम्हारे भी करेंगे। अगर अब ये सरकार नहीं बदली गई तो सबके बच्चे सुसाइड करेंगे, सब महिलाओं का हरण होगा, सबके संग अत्याचार होगा। मैं यही डेलीगेशन में कौन कौन यहाँ पे आया है? डेलीगेशन में हमारे मंत्री जी लोग आए हैं, विधायक जी सब लोग आए हुए हैं, जैसा कि ऊपर से निर्देश आया हुआ है। बरेली से बहुत सारे लोग आए हुए हैं और माधव प्रसाद जी नेता प्रतिपक्ष जो है वो आए हुए हैं। हम लोग उनकी आपका क्या नाम है? आप डीएम साहब से मुलाकात करेंगे? डीएम साहब से क्या मांग, क्या मांग रखेंगे? यही मांग है कि ये जो शिक्षा का जो मंदिर है, मैं तो उसको मंदिर ही बोलूंगी, ये नहीं टूटना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं टूटना चाहिए। कुछ कमियां उनको लगती है तो उसमें सुधार लाया जाए, मगर ये बिल्डिंग गिरानी नहीं चाहिए। इसमें बहुत हजारों बच्चे पढ़ के चले गए और आज भी ये बच्चे जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। कितनी उम्मीद है सरकार और प्रशासन आपकी बात को मानेगा? उम्मीद तो हमें 0% भी नहीं है, मगर हमें अपने कामों पे विश्वास है कि हम यहाँ बैठे रहेंगे, हम हिलेंगे ही नहीं जब तक इनका बुलडोजर ये माफी नहीं मांग लेते। मैं तो कह रही हूँ दिल्ली में जितना भी इन्होंने कांड किए है ना ये, और यहाँ पे जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। ये ऐसे उड़ेंगे। वहाँ पे दिल्ली में देखिए प्रधानमंत्री जिनको बात करनी चाहिए जनता से, वो गाड़ी लेते हैं और भाग जाते हैं। जब भी कोई बात होती है विदेश भाग जाते हैं। मतलब वो प्रधानमंत्री हैं, जनता के लिए हैं, क्या है वो? ठीक। मीडिया का सहयोग है, जरूरत है या नहीं है? मीडिया का सहयोग चाहिए तो फिर मीडिया को अंदर क्यों अलाउड नहीं है? भैया बाहर आके बाइट कर लेना, अंदर अरे अध्यक्ष साहब अंदर क्या चल रहा है वो भी तो हम ही दिखाएंगे। पूरा समाज कौन देखेगा? पूरा समाज भी तो हमें दिखाएगा। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में एक दर्दनाक हादसे में अंतिम संस्कार में शामिल होने आए 3 युवक बाणगंगा नदी में डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा युवकों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। घटना शोहरतगढ़ तहसील के बरैनी बैदोली घाट की है। जानकारी के अनुसार मधवापुर टोला मिजुनिया गांव निवासी 18 वर्षीय शिवा, 18 वर्षीय रवि और 19 वर्षीय मोनू एक बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। इसी दौरान तीनों नदी में उतरे और गहरे पानी व तेज बहाव में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। परिजनों ने बताया कि तीनों युवक अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे और नहाने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। उन्होंने प्रशासन से जल्द युवकों की तलाश करने की मांग की है। पुलिस प्रशासन और स्थानीय गोताखोरों की मदद से लगातार खोजबीन जारी है। क्या नाम है आपका? उर्मिला। कौन गाँव रहा जाता है? मिझुनिया। अच्छा, कैसे काब है के रहा जे नदी में डूबा? आपके का नाम रहा? हमारा लड़का रहे, रवि नाम रहा। अच्छा, काब है रहा? कैसे काब है? कैसे नदी आ रहे फुकावे आ रहे लहास, पता नहीं कैसे नहात रहे कि का भाव ही में बुड़ गए। अरे बाप हो। आप लोगों को कैसे पता चला? अब भी ये आ रहा जब बिहार वार फोन लगाए था तब कि उठाते नहीं है फोन में। अरे बाप हमारा
तो कुछ पता चला लगातार जो है SDRF गोताखोर हैरत है, कुछ पता अब चला? कुछ नहीं मिला, मिलवे नहीं की ना बहन भैया। अरे बाबू ये क्या करा आ रहे हैं? आ रहे हैं उल्लास धरावा। हाँ, क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा, सुनीता कौने गांव रहा जाता है? एमजनिया। अच्छा, का भरा आपके लड़का दाह संस्कार केकर दाह संस्कार रहा ओकरे बाद का भरा? हमार सास रहीन एक्सपायर हो गए रहीन, उन्हें फुकाव के लिए ला रहे हैं, गए नहाए वहीं में डूब गए। और उनके संगरी दो लड़के डूबे, उनके कैसे डूबे? उनके उन्हें पहले डूबे, उसके बाद दूसरा लड़का का निकाल है, फिर दूसरा गए, बस हमारा लड़का का निकाल है, बस फिर नहीं निकाल पाए। का भाई लोग गहरे पानी में चला गए? हाँ, गहरे में चले गए, नहीं निकाल पाए। प्रशासन आई है खोजबीन करा थी, कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं। का उम्मीद लागत है आप लोगों ने? हम उनके तो लगा था कि हेर के आ जा तो नहीं रहा, लड़कन का देख लिया वजह सका लिया तो लड़के का ना रहा आपका? शिवा। कितनी उम्र रही लगभग? 19 साल। कौने गांव रहा जाता? मिजुनिया रहा जाता। का भाई कैसा आपके लड़के के साथ घटना भाई, कहाँ आवा रहा? हमारा लड़का आ रहा माटी दिए, माटी दे के ना हाथ रहा, डूब गए। कैसे डूबा पानी में? क्या करेगा रहा जैसे? पानी में डूबत रहे, लड़के निकाले गए रही। ओकरे बाद क्या भाई? अब ओकरे बाद अपनों डूबी गए, एक जने डूबत रहे मन निकाले गए, और दूसरा निकाले गए, दूसरा डूब गए, तीसरा गए निकाले, तीसरा डूब गए। तो अभी कुछ पता नहीं चल पाया? अभी हमारे बेटा को पता नहीं चल रहा है। का नाम रहा आपके लड़के? कितनी उम्र रहा? हमारे लड़का की उम्र 18-20 साल रहा। तो प्रशासन आवा है आपसे बातचीत किस कौन बात भाई? कौन बात भाई जी, उनसे हमारे फेंकरा जाता है, और बेटों के पता नहीं है हमारे बेटवा कहाँ है। SDRF का टीम आई है, खोजबीन करत थी। असर बराइने बैदौली घाट पे 3 बच्चे डूब गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, कैसे बच्चियों का रेस्क्यू किया जा रहा? देखा जा रहा अभी तक 4 घंटा बीत गया, रेस्क्यू टीम भी नहीं आई है। ये घटना 1:30 बजे की है। एक अंचन नामक महिला की मृत्यु हुई थी, तो उसी के अंतिम संस्कार में 3 बच्चे आए थे, डूब गए। उसके पहले हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस बल के द्वारा जो है लोकल गोताखोरों की मदद से जो है बॉडी सर्च कराने का प्रयास किया गया लगभग 2 घंटे, और उनके द्वारा सफलता नहीं मिली है। और साथ ही साथ SDRF गोरखपुर को कंट्रोल रूम को और SDRF बांसी को कम्युनिकेट कर दिया गया, जो रास्ते में चूँकि बड़ी बस और साथ में है और ये जटिल भौगोलिक स्थिति है, उसके कारण उनको आने में विलम्ब हो रहा, और जैसे ही आते हम लोग पुनः SDRF के माध्यम से रेस्क्यू की कार्रवाई करेंगे। सर, प्रशासन तो दावा करता है उनके पास पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन धरातल पर शून्य है, यानी परिजन जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी टीम नहीं आ पाई। भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है ये जो स्थिति है वो जटिल है, जिसके कारण आने में विलम्ब हो रहा। और अभी मेरी बातचीत हुई है, वो बता रहे 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, जल्द ही आ जाएगी, हम लोग रेस्क्यू की कार्रवाई करेंगे। ठीक, उम्मीद की जाए कब तक रेस्क्यू शुरू हो पाएगा? कब तक रेस्क्यू? आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। कार्रवाई तो चालू है, और बाकी हम लोग तो रेस्क्यू की कार्रवाई कर ही रहे हैं, लोकल के लोगों के माध्यम से रेस्क्यू की कार्रवाई तो चल ही रही है, रेस्क्यू की कार्रवाई स्टिल गोइंग ऑन। थैंक यू। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।